वेलकम बैक टू बॉलीवुड गार्डन्स। आज मैं 2015 की मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है टेल्स ऑफ टेल्स। इस फिल्म में 3 कहानियां हैं जो कि काफी अजीब हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली एक्साइटिंग मूवीज को मिस न कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली कहानी में हम लॉन्ग ट्रेलिस के राजा और रानी को देखते हैं। पहले तो लगता है कि वो दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रानी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और इसी की वजह से रानी काफी उदास रहती थी। राजा अपनी रानी की उदासी देख नहीं सकता था और उसका इलाज करने के लिए वो राज्य के सारे वैद्य और हकीमों को लेकर आता है, लेकिन कोई भी रानी की बीमारी को ठीक नहीं कर सका था। राजा हर तरीके से अपनी रानी को खुश रखने की कोशिश करता है। एक दिन राजा अपनी रानी को सर्कस दिखा रहा होता है और सर्कस के दौरान एक जोकर प्रेग्नेंट होने का नाटक करता है। उसे देखकर रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राजा उसके पास जाता है और उसकी बीमारी को किसी भी तरीके से ठीक करने का वादा करता है। उसी रात एक अजनबी आदमी महल में आता है जो उनसे कहता है कि वो उनकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। राजा उसे कहता है कि पहले भी बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि राजा अपनी रानी के लिए किस हद तक जा सकता है। तो राजा कहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो आदमी राजा को कहता है कि उसे नेचर के बारे में काफी एक्सपीरियंस है और नेचर को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। वो राजा से कहता है कि अगर वो अपने घर में एक नई जान चाहता है तो उसे किसी की जान लेनी होगी। इसके बाद वो राजा को तरीका बताता है। वो राजा को कहता है कि उसे सी मॉन्स्टर का दिल निकाल कर लाना पड़ेगा जिसे बाद में एक कुंवारी लड़की पकाकर रानी को देगी और रानी उसे खाकर गर्भवती हो जाएगी। तो राजा सी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए मान जाता है और अगले दिन वो सारी तैयारी करके नदी के अंदर जाता है। सी मॉन्स्टर वहाँ पर सो रहा होता है और राजा उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है जिसमें राजा को भी काफी चोटें लगती हैं, लेकिन राजा सी मॉन्स्टर को किसी तरीके से मार देता है। राजा काफी घायल हो चुका था और वो वहाँ पर दम तोड़ देता है, लेकिन रानी उस सी मॉन्स्टर का दिल कपड़े में छुपाकर वहाँ से चली जाती है और एक कुंवारी लड़की को वो दिल पकाने के लिए देती है। वो कुंवारी लड़की महल की दासी होती है और जब वो दिल पका रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और तभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद रानी सी मॉन्स्टर का दिल खा लेती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगले दिन वो दासी और रानी दोनों अपने बच्चों को सेम टाइम पर जन्म देती हैं। दोनों लड़के बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं जो ट्विंस लगते हैं। रानी के बेटे का नाम अलायस होता है और दासी के बेटे का नाम जोना। अब 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों लड़के बड़े हो चुके हैं। रानी अपने बेटे अलायस के साथ काफी खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका बचपन दोबारा से लौट आया है। वो दोनों लड़के देखने में अलग अलग थे लेकिन उनकी 2 जिस्म और 1 जान थी क्योंकि वो दोनों सी मॉन्स्टर ही थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है जो किसी भी कीमत पर एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन रानी एलिस को जोना के साथ खेलता हुआ देखती है और वो एलिस से कहती है कि वो दासी के लड़के के साथ नहीं खेल सकता। इसके बावजूद भी एलिस जोना से मिलना बंद नहीं करता। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों लड़कों में पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी भी होती है उसी सी मॉन्स्टर की तरह। इसके बाद रानी उस मेड को अपने पास बुलाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने जोना को एलिस के साथ खेलने से मना नहीं किया तो वो उन दोनों को देश से बाहर निकाल देगी। इसके बावजूद दोनों मिलते रहते हैं और एक दिन तो वो दोनों हद कर देते हैं। जोना एलाइस के कपड़े पहनकर रानी के पास जाता है लेकिन रानी उसे पहचान जाती है और इसके बाद वो जोना और उसकी माँ को अपने देश से बाहर निकाल देती है। एलाइस जोना को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर जोना अपने चाकू से एक पेड़ का तना काटता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। जोना एलाइस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा और जैसे ही पानी गंदा हो जाएगा तब एलाइस समझ जाए कि उसकी जान को खतरा है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। एलाइस अब हर रोज पानी को चेक करता था और एक दिन पानी का रंग लाल हो जाता है तो एलाइस किसी को भी बताए बगैर जोना की तलाश में निकल जाता है और उसकी माँ उसके लिए काफी परेशान हो जाती है। काफी खोजने के बाद एलाइस को पता चलता है कि जोना ने एक लड़की से शादी कर ली है। एलाइस बिल्कुल जोना की तरह नजर आता था तो वो लोग समझते हैं कि जोना वापस आ चुका है। तब एलाइस को एहसास होता है कि जोना कहीं खतरे में है। इसके बाद उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था और तब से वो वापस नहीं आया है और एलाइस जोना की तलाश में जंगल में चला जाता है। दूसरी ओर हम रानी को देखते हैं जो उसी आदमी के पास चली गई थी जिसने रानी को प्रेग्नेंट होने का तरीका बताया था और वो कहता है कि नेचर बैलेंस चाहती है। अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान चाहिए तो बदले में उसे एक जान देनी होगी। रानी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। जोना एक गुफा में घायल होकर बैठा होता है और उसके पास एक उड़ने वाला जीव आता है जो उसे मारने की कोशिश करता है
और जोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर एलाइस को जोना के बारे में पता चल जाता है और वो जोना के पास जाकर उस उड़ने वाले जीव को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन एलाइस को ये नहीं पता था कि वो जीव कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही है, पर उसकी माँ ने यही शर्त मंजूर की थी, जिंदगी के बदले जिंदगी। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एलाइस को राजा बना दिया जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी कहानी देखते हैं जहाँ एक राजा जंगल में शिकार कर रहा होता है। राजा काफी लस्टफुल होता है जो हमेशा शराब के नशे में लड़कियों के आसपास ही रहता था। उसके पास काफी धन दौलत होती है लेकिन अभी उसने अपनी शादी नहीं की होती। उसे काफी खूबसूरत लड़की की तलाश थी ताकि वो उसके साथ शादी करके उसे रानी बना सके। इसके बाद हम दो बूढ़ी बहनों को देखते हैं जो महल के पास ही रहती हैं। एक का नाम डोरा होता है और दूसरी का ईमा। डोरा काफी चालाक और स्वार्थी होती है जबकि उसकी दूसरी बहन ईमा वो भोली वाली होती है। वो दोनों अभी तक कुंवारी थी लेकिन दोनों की आवाज काफी आकर्षक और जवान लड़कियों जैसी होती है। एक दिन राजा डोरा को गाना गाते हुए सुन लेता है और उसकी आवाज सुनकर वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और दरवाजे के बाहर जाकर वो उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन दोनों बहनें घबरा जाती हैं कि अगर राजा को पता चल गया कि वो बूढ़ी हैं तो राजा ना जाने उनके साथ क्या करेगा। इसके बाद डोरा एक प्लान बनाती है। वो राजा को एक हफ्ते के बाद मिलने के लिए कहती है ताकि वो उसके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरा अपनी उंगली को जवान दिखाने के लिए काफी कोशिशें कर रही होती है लेकिन अपनी काफी कोशिशों के बाद भी उसकी उंगली बूढ़ी की बूढ़ी रहती है। पर ईमा ने अपनी उंगली को कितने दिनों से मुंह में डालकर रखा होता है जिसकी वजह से उसकी उंगली काफी जवान दिखने लगती है। राजा से मिलने का टाइम हो गया था और राजा दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। डोरा बड़ी चालाकी के साथ ईमा की फिंगर को राजा को दिखा देती है और राजा सोचने लगता है कि उसे उसकी रानी मिल गई है। राजा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे मिलने के लिए कहता है। डोरा बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाती है। वो राजा को कहती है कि वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है लेकिन वो उसके साथ तब सोएगी जब बिल्कुल अंधेरा होगा। राजा मान जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईमा डोरा की स्किन को ग्लू से टाइट कर रही होती है ताकि जब राजा उसके पास आए तो उसे पता ना चले कि डोरा बूढ़ी है। और रात के अंधेरे में एक पहरेदार आकर डोरा को राजा के पास ले जाता है। महल में पूरी तरह अंधेरा होता है, किसी को डोरा पर शक नहीं होता और राजा डोरा के साथ रात बिता लेता है। अगली सुबह राजा को पता चल जाता है कि वो जिस लड़की के साथ सोया है वो लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है। राजा को काफी गुस्सा आता है। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि वो डोरा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें और उसके सिपाही डोरा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं लेकिन डोरा मरती नहीं, वो पेड़ों से लटक कर बच जाती है। जंगल में डोरा को एक जादूगरनी मिलती है। वो जादूगरनी अपने जादू से डोरा को एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में तब्दील कर देती है। अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने जाता है और वो डोरा को देख लेता है जो अब जवान हो चुकी थी और राजा पहली नजर में ही डोरा को अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा उसे अपने महल में ले जाता है और अपनी शादी का ऐलान कर देता है। इसके बाद डोरा अपनी बहन ईमा से मिलती है। ईमा को डोरा पर यकीन नहीं होता कि वो जवान हो चुकी है। ईमा उससे पूछती है कि तुम जवान कैसे हो गई, तो डोरा कहती है कि उसने अपनी बूढ़ी स्किन को काट दिया है और अंदर से वो जवान निकल आई है। ईमा भोली वाली होती है जो डोरा की बातों पर यकीन कर लेती है और वो खुद की स्किन भी कटवाने के लिए चली जाती है। जिस लोहार के पास वो अपनी स्किन कटवाने के लिए जाती है वो भी उसी की तरह सीधा साधा भोला भाला होता है और वो उसे जंगल में ले जाकर उसकी स्किन काट देता है। कटी फटी हालत में ईमा शहर में आ जाती है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती और थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। डोरा राजा के साथ होती है तभी जादू का असर खत्म होने लगता है और डोरा धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है। वो राजा से ये बात छुपाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि डोरा पूरी तरह से बूढ़ी हो जाती है। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं और वो भी एक राजा की कहानी होती है। उस राजा की रानी काफी देर पहले मर चुकी थी जिसकी वजह से उसका नेचर काफी अजीब हो जाता है। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी भी होती है जिसका नाम वॉयलेट होता है लेकिन राजा की नेचर काफी अजीब होती है जिसका अपनी बेटी के साथ भी कोई प्यार नहीं होता। एक दिन राजा को एक परजीवी कीड़ा उसके हाथ पर नजर आता है जो उसका खून पी रहा होता है। राजा उसे मारने की बजाय उसे पालने लगता है और उसे अपना खून पीने देता है। इसके बाद राजा उस कीड़े को एक कांच के डब्बे में बंद कर देता है और रोज उसे अपना खून पिलाकर पालने लगता है। धीरे धीरे वो कीड़ा बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
वायलट काफी बड़ी हो जाती है जिसकी शादी की उम्र हो जाती है और सब यही सोचते हैं कि वायलट की शादी किसी बहुत सुंदर राजकुमार के साथ होगी। लेकिन उसका बाप काफी लापरवाह होता है जिसको अपनी जवान बेटी की शादी की कोई चिंता नहीं होती। वो सारा दिन उस कीड़े के साथ खेलने में बिता देता था। एक दिन उस कीड़े की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसका इलाज करने के लिए राजा एक वैद्य को भी लेकर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कीड़ा मर जाता है। इसके बाद राजा अपनी बेटी वायलट के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारी शादी करने का समय आ चुका है। वायलट काफी खुश हो जाती है तो राजा कहता है कि वो उसकी शादी करने के लिए एक स्वयंवर रखेगा जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और जो भी जीतेगा उसके साथ वायलट की शादी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि राजा ने उस कीड़े की स्किन काट कर लटका दी होती है और वो कहता है कि जो भी इस कीड़े का नाम बताएगा वो वायलट के साथ शादी कर सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो कीड़ा आज तक इतना बड़ा और इतना बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी एक बदसूरत आदमखोर महल में आ जाता है। वो भी स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहता था क्योंकि राजा ने कहा था कि स्वयंवर में कोई भी हिस्सा ले सकता है तो शर्त के मुताबिक उसे भी हिस्सा लेने दिया जाता है। इसके बाद वो कीड़े की स्किन को जाकर सूंघता है और उसका सही नाम बता देता है। ये देखकर वायलट काफी घबरा जाती है और वो सुसाइड करने के लिए चली जाती है, लेकिन राजा उसे ये कहकर मना लेता है कि वो अपने बाप की इज्जत रख ले क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। वायलट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो उसे उस आदमखोर के साथ जाना पड़ता है। वो आदमखोर उसे अपने साथ जंगलों में ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं। वायलट कितने दिनों तक वहाँ पर रोती रहती है। एक दिन वो सामने की पहाड़ी पर एक औरत को देखती है और उसे अपनी सारी कहानी बताकर अपनी मदद करने के लिए कहती है। वो औरत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो औरत अपने परिवार के साथ आती है और वो रस्सी बांधकर वायलट को उठाकर दूसरी ओर ले जाने लगते हैं। जब आदमखोर को उनके बारे में पता चलता है तो वो रस्सी पकड़कर उसके पीछे पीछे आने लगता है। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता वो रस्सी काट देते हैं और उसे नीचे खाई में गिरा देते हैं, लेकिन वो आदमखोर किसी तरीके से बच जाता है और उस औरत की सारी फैमिली को एक एक करके मार देता है। वायलट उस आदमखोर की केयर करने का झूठा दिखावा करती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वायलट एक चाकू लेकर उसका गला काटकर उसे मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलट उस आदमखोर का कटा हुआ सर लेकर महल में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि ये रहा वो पति जो आपने मेरे लिए ढूंढा था। इतना कहकर वो रोने लगती है और महल के बाकी सारे लोग भी रोने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वायलट को महारानी बना दिया जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।